नमस्कार साथियों। आज से हम पॉलिटिकल साइंस की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम हर क्षेत्र के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों या फिर ग्रेजुएशन, मास्टर्स, कहने का मतलब ये है कि जहां पर भी पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट आएगा उन सभी बच्चों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज पॉलिटिक्स और थ्योराइजिंग पॉलिटिकल। हम अपनी वीडियोस का फाउंडेशन दिल्ली विश्वविद्यालय के सिलेबस को रखकर बना रहे हैं, लेकिन ये वीडियोस जैसा मैंने कहा हर किसी के लिए लाभदायक होंगी जो भी बच्चा पॉलिटिकल साइंस को एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहा है। आज का टॉपिक थ्योराइजिंग पॉलिटिकल में हम समझेंगे कि किस तरह से हम पॉलिटिकल टर्म को थ्योराइज कर सकते हैं। इस पूरे टर्म में दो टर्म्स हैं, एक थ्योराइजिंग और दूसरा है पॉलिटिकल। फादर ऑफ पॉलिटिक्स एरिस्टोटल का कहना है कि ह्यूमन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। जब फादर ऑफ पॉलिटिक्स, आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस खुद कह रहे हैं कि ह्यूमन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल टर्म का मतलब क्या है ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए हर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी को पॉलिटिकल टर्म का मतलब जरूर पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जो भी विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस के हैं या पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्टेड कोई भी पर्सन, अगर वो ध्यान से सोचे तो केवल पॉलिटिक्स के सामने ही या पॉलिटिकल के सामने ही ये टर्म ऐड क्यों हो रहा है, थ्योराइजिंग पॉलिटिकल? क्यों नहीं ऐसे दूसरे फ्रेजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे थ्योराइजिंग हिस्ट्री, थ्योराइजिंग एंथ्रोपोलॉजी, थ्योराइजिंग फिलॉसफी। पॉलिटिकल टर्म में ऐसा क्या खास है जिसको थ्योराइजिंग करने की जरूरत पड़ रही है? थ्योराइजिंग इट मींस इट इज अ प्रोसेस। अगर किसी वर्ब में आईएनजी लगता है तो वो एक प्रोसेस है। थ्योरी प्लस आईएनजी, थ्योराइजिंग, इट इज अ प्रोसेस। वर्ब का मतलब है एक्शन। यहां हमें थ्योराइजिंग को पहले समझना पड़ेगा बिफोर अंडरस्टैंडिंग द टर्म पॉलिटिकल इटसेल्फ। थ्योराइजिंग समझने के दो तरीके हो सकते हैं। जैसे सर मुझसे कई बार कहते हैं कि नितिन, स्विमिंग सीखने के दो तरीके हैं। मार्केट जाओ, स्विमिंग की एक किताब खरीदो और उसे पढ़ डालो। और दूसरा यह है कि किसी भी स्विमिंग पूल में, किसी वाटर बॉडी में जाओ और सीखो प्रैक्टिकल करके। तो थ्योराइजिंग भी दो तरीके से सीखी जा सकती है। एक, किताब उठाओ, थ्योरी क्या होती है, थ्योराइजिंग क्या होता है ये सीख लो, या फिर वाकई एक थ्योरी प्रोड्यूस करके देखते हैं, किसी चीज को थ्योराइज करके देखते हैं बिफोर थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल। आज हम सब एक थ्योरी क्रिएट करेंगे, एक कॉन्सेप्ट को थ्योराइज करेंगे, और शायद इस वीडियो के बाद आप सब जान पाएं कि एक थ्योरिस्ट, एक थिंकर कैसे सोचता है, कैसे किसी टर्म को थ्योराइज करता है। मैं आप सब लोगों को आज का करंट सिनेरियो बता रहा हूं एक एग्जाम्पल के तौर पर। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से एसएससी के एग्जाम के लिए सोशल मूवमेंट या प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और उस प्रोटेस्ट में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टेट एजेंसी के अगेंस्ट में कि आप लोग अच्छे तरीके से पेपर नहीं करवा पा रहे हैं। उनकी डिमांड क्या है? उनकी डिमांड है जस्टिस। उन्हें न्याय चाहिए। केवल इनकी नहीं, किसी भी सोशल मूवमेंट की फाउंडेशन डिमांड जस्टिस होती है। आखिर क्या है जस्टिस, यह समझना बहुत जरूरी है। न्याय नारियल नहीं होता। नारियल एक ऑब्जेक्ट होता है
न्याय एक कॉन्सेप्ट होता है। ऑब्जेक्ट को खरीदा जा सकता है, ऑब्जेक्ट मांगा जा सकता है, पैसे देके ऑब्जेक्ट लिया जा सकता है, लेकिन न्याय किसी दुकान पर नहीं मिलता है कि हमने पैसे दिए और न्याय को खरीद लिया। न्याय एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट एक जनरल आइडिया होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक आइडिया है जो हमारे माइंड में है। तो जो चीज हमारे माइंड में है, जो एक जनरल आइडिया है, वो है कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट को थ्योराइज करने का एक प्रोसेस है। हम इस प्रोसेस में जाएंगे स्टेप बाय स्टेप और देखेंगे कि किसी चीज को कैसे थ्योराइज किया जा सकता है। थ्योराइजिंग टर्म का क्या मतलब है, आज हमारा सेंट्रल फोकस इसी टर्म पर रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिटिकल टर्म को समझेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में थ्योराइजिंग पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। थ्योराइजिंग के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट लिया जिसको हमने कहा जस्टिस। लेकिन जस्टिस क्या प्रॉब्लम है लोगों की, क्यों लोग जस्टिस डिमांड कर रहे हैं? लोगों का एक बेसिक फाउंडेशन है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इलेक्शंस के रिजल्ट जब टाइमली आ सकते हैं, इलेक्शन के रिजल्ट जब टाइमली आ सकते हैं, इलेक्शंस को टाइमली किया जा सकता है, तो एग्जाम्स के रिजल्ट टाइमली क्यों नहीं आ सकते और एग्जाम का जो प्रोसेस है वो टाइमली क्यों नहीं हो सकता, ये लोगों का सवाल है। इसमें वो ये देख रहे हैं कि फेयरनेस कहां है, फेयरनेस की दिक्कत आ रही है उन्हें। ये जो प्रोसेस है एग्जाम कराने का, ये फेयर नहीं है। जब यूपीएससी अपना एग्जाम फेयर तरीके से करवा सकता है, तो एसएससी क्यों अपना एग्जाम फेयर तरीके से नहीं करवा सकता? इसके लिए वो लोग डिमांड कर रहे हैं जस्टिस की। और जस्टिस क्या है? जस्टिस एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट इज अ जनरल आइडिया और एब्स्ट्रैक्शन वी यूज टू थिंक अबाउट। सोशल रियलिटी में कोई भी एक जनरल आइडिया जिस पर हम सोचना शुरू करते हैं, उसे हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। थ्योराइजिंग के लिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, एक जनरल आइडिया की जरूरत होती है कि किस आइडिया को हमें थ्योराइज करना है, किसके ऊपर थ्योरी बिल्डिंग करनी है। स्टार्टिंग पॉइंट अ जनरल आइडिया, और वो जो जनरल आइडिया है वो स्टार्ट होता है फेयरनेस से, कि सोसाइटी में लोगों को फील हो रहा है कि हमारे साथ गलत हुआ है, और जब हमारे साथ गलत हुआ है तो लोग डिमांड करते हैं फेयरनेस की, और फेयरनेस को देखते हैं एज अ जस्टिस। तो जस्टिस एक कॉन्सेप्ट है, बट क्या खाली इस कॉन्सेप्ट से इस कॉन्सेप्ट को थ्योरी में बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ये सिर्फ दिमाग में है, ये सिर्फ एक थॉट है। इसी थॉट पर जब हम और चीजों को ऐड करते हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को ऐड करते हैं, जब हम फेयरनेस में ऐड करेंगे सोसाइटी को, तो हम समझेंगे कि ये जो जस्टिस है इसका कोर इशू है सोशल जस्टिस, क्योंकि ये सोसाइटी की प्रॉब्लम है। और इस तरीके से जो सोशल जस्टिस टर्म बना, इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट, इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट। तो कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर बनता है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट इज अ मोर कॉम्प्लेक्स आइडिया दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व बट इट इज बिल्ट फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स। तो जस्टिस एक कॉन्सेप्ट है और उस जस्टिस को सोसाइटी में सर्व करना है, और उसे सोसाइटी सर्व नहीं कर पा रही है, इसलिए कंस्ट्रक्ट हमने क्रिएट किया, सोशल जस्टिस। लोगों को, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि फेयरनेस नहीं है प्रोसेस में, और एज अ सोशल बीइंग सोसाइटी में उनको जस्टिस फील नहीं हो रहा। तो सोशल जस्टिस एक कंस्ट्रक्ट है जो कॉन्सेप्ट से मिलकर बना है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर, क्या ये कंस्ट्रक्ट से कंस्ट्रक्ट को थ्योराइज किया जा सकता है? तो इसका सवाल है, इसका जवाब है ना। कंस्ट्रक्ट भी कॉम्प्लेक्स आइडियाज हैं, बट दे आर डिपेंड ऑन द कॉन्सेप्ट्स। तो 2, 3, 4 कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक कंस्ट्रक्ट बना है। कोई भी रिसर्चर, कोई भी थिंकर
किसी कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए, उसको थ्योराइज करने के लिए पहले एक कंस्ट्रक्ट बनाता है जिस कंस्ट्रक्ट पर काम किया जा सके। क्योंकि जस्टिस तो कई सारे तरीके के हो सकते हैं। सोशल जस्टिस हो सकता है, जेंडर जस्टिस हो सकता है, एनवायरमेंटल जस्टिस हो सकता है। तो किस टाइप की जस्टिस की थ्योराइजेशन हम कर रहे हैं? जब डिमांड कर रहे हैं लोग कि हमें इलेक्शंस सही तरीके से हो रहा है, एग्जाम सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो क्या ये एनवायरमेंटल जस्टिस में आएगा? नहीं, ये सोशल जस्टिस में आ रहा है, और इट कैन बी इन पॉलिटिकल जस्टिस। तो यहां हमें देखना पड़ेगा कि कोई भी थ्योरिस्ट या कोई भी रिसर्चर पहले एक आइडिया सोचता है और उसको मीजर करने के लिए वो एक कंस्ट्रक्ट बनाता है, जिस कंस्ट्रक्ट पर रिसर्च की जा सके, जिस कंस्ट्रक्ट को थ्योराइज किया जा सके। हमने जस्टिस एज अ आइडिया देखा और उससे सोशल जस्टिस, जस्टिस का डिमांड क्यों हुआ? क्योंकि लोगों को फील हुआ फेयरनेस नहीं है। तो जब सोसाइटी में कोई ऐसा इवेंट आता है जिससे लोगों को एक आइडिया बने, लोगों को दिमाग में कोई प्रॉब्लम फेस हो, कहीं लैक आ रहा हो, उससे एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और उस कॉन्सेप्ट को मिलाकर कंस्ट्रक्ट डेवलप होगा। बट कंस्ट्रक्ट भी एक तरीके का एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, तो इसे कैसे मीजर करेगा कोई भी थ्योरिस्ट? तो इसके मीजरमेंट के लिए उसको यूज करने होते हैं वेरिएबल्स, ऐसे वेरिएबल्स जो मीजरेबल हो। तो वेरिएबल्स कोई भी वो आइडिया है, कोई भी वो कंस्ट्रक्ट है जो मीजरेबल होता है। ए वेरिएबल इज समथिंग विच कैन बी मीजर, जिसे हम मीजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सोशल जस्टिस को मीजर करना है तो हमें देखना पड़ेगा पब्लिक परसेप्शन अबाउट फेयरनेस। लोगों को नहीं लग रहा है कि उनके साथ फेयर हुआ है, इसीलिए वो लोग सोशल मूवमेंट या सोशल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो लोग भी आज एसएससी के एग्जाम के लिए या किसी भी सोशल मूवमेंट में जस्टिस की डिमांड करते हैं, तो उनको फील हो रहा है कि हमारे साथ फेयरनेस नहीं है। अब इस फेयरनेस को अगर हमें मीजर करना है तो उसके लिए एक वेरिएबल की जरूरत होगी, एक ऐसा क्वांटिटेटिव टर्म जिसे हम मीजर कर सकते हैं, जैसे पब्लिक परसेप्शन। अगर हम देखें कि पब्लिक का परसेप्शन क्या है फेयरनेस के रिगार्डिंग में, तो शायद हम सोशल जस्टिस को समझ सकते हैं। अगर लोगों को लगता है, अगर पब्लिक परसेप्शन आफ्टर सर्वे, या फिर हम कह सकते हैं जो भी हम मीजरिंग टूल यूज कर रहे हैं, आफ्टर सर्वे, आफ्टर इंटरव्यू, लोगों का पब्लिक परसेप्शन निकल कर आता है कि फेयरनेस है सोसाइटी में, इसका मतलब क्या है कि जस्टिस है। और अगर लोगों को लगता है कि फेयरनेस नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी में इनजस्टिस है। तो किसी भी कॉन्सेप्ट से हमने कॉन्स्ट्रक्ट क्रिएट करा एक थ्योरिस्ट ने, और उस कॉन्स्ट्रक्ट को मीजर करने के लिए वो थ्योरिस्ट यूज करता है वेरिएबल्स। नाउ जब थ्योरिस्ट के पास वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल जस्टिस से हमने बनाया सोशल जस्टिस, और सोशल जस्टिस के लिए वेरिएबल क्रिएट किया पब्लिक परसेप्शन, तो पब्लिक परसेप्शन चेक किसके ऊपर करेगा? वी नीड अ यूनिट ऑफ एनालिसिस। वो यूनिट ऑफ एनालिसिस स्टूडेंट्स हो सकते हैं, अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट की बात हो रही है तो। एनवायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं, अगर एनवायरमेंटल जस्टिस की बात हो रही है तो। एक पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है यूनिट ऑफ एनालिसिस, ग्रुप हो सकता है, ग्रुप ऑफ ग्रुप्स हो सकता है, एक सर्टेन कास्ट का ग्रुप हो सकता है। यूनिट ऑफ एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि अब हमें यह चेक करना है फॉर थ्योराइजिंग कि जो वेरिएबल हमने क्रिएट करा है उसे हम किस यूनिट पे मेजर करने वाले हैं। अगर पब्लिक परसेप्शन हम एक पर्सन का देखेंगे तो अलग आएगा, ग्रुप ऑफ पर्संस का देखेंगे तो अलग आएगा, जेंडर के बेसिस पर निकालेंगे, मेल का क्या परसेप्शन है, फीमेल का क्या परसेप्शन है फॉर फेयरनेस, तो वो अलग आएगा। सो फॉर थ्योराइजिंग वी नीड यूनिट ऑफ एनालिसिस, इट मींस what or who we are studying, like the individuals, groups, state, कोई लॉ, किस चीज को, किस बिलीफ को हम चेक कर रहे हैं, हमारे यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है। नाउ जब एक थ्योरिस्ट को यूनिट ऑफ एनालिसिस मिल जाता है
तब वो ट्राई करता है अपने कंस्ट्रक्ट के बीच में एक रिलेशन बनाने का। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कंस्ट्रक्ट लिया सोशल जस्टिस और दूसरा हमने लिया एम्प्लॉयबिलिटी, क्योंकि लोगों का डिमांड क्या है, अगर एग्जाम होगा तो उन्हें क्या मिलेगा, एम्प्लॉयबिलिटी, वो एम्प्लॉयड होंगे। तो क्या एम्प्लॉयबिलिटी होने से सोशल जस्टिस का कोई कनेक्शन है? इस कनेक्शन को देखना प्रेपोजिशन कहलाता है। तो कोई भी थ्योरिस्ट कंस्ट्रक्ट बनाकर, इसलिए इसको कंस्ट्रक्ट बोला गया है क्योंकि इट इज फ्रेम्ड बाय द कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट जस्टिस, उस जस्टिस को डिमांड क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि उन्हें फील हो रहा है कि फेयरनेस नहीं है सोसाइटी में, एक इवेंट है कि फेयरनेस नहीं है, इसलिए कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ जस्टिस का। अब जस्टिस से बना कॉन्स्ट्रक्ट, एक थ्योरिस्ट ने बनाया कॉन्स्ट्रक्ट कि सोशल जस्टिस नहीं है इस पर्टिकुलर केस में, जब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट की। और उस सोशल जस्टिस को मेजर करने के लिए उसने वेरिएबल का यूज किया, पब्लिक परसेप्शन। उस पब्लिक परसेप्शन को किसी के ऊपर चेक आउट करने के लिए थ्योरिस्ट को जरूरत हुई यूनिट ऑफ एनालिसिस की। अब उस यूनिट ऑफ एनालिसिस में जो कॉन्स्ट्रक्ट क्रिएट हुए हैं, उन कॉन्स्ट्रक्ट के बीच में रिलेशन क्या है, उस रिलेशन को हम बोलेंगे प्रेपोजिशन। वो प्रेपोजिशन बताता है कि क्या एम्प्लॉयबिलिटी होने से जस्टिस सर्व होता है या नहीं होता है। ये एक प्रेपोजिशन है। मे बी मैं कह सकता हूं कि ग्रेटर एम्प्लॉयबिलिटी लीड्स टू ग्रेटर परसेप्शन ऑफ जस्टिस, लेसर एम्प्लॉयबिलिटी लीड्स टू लेसर परसेप्शन ऑफ जस्टिस। इट्स अ प्रोपोजिशन। ये एक प्रेपोजिशन है जो मैं कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, या कोई भी रिसर्चर, कोई भी थ्योरिस्ट वो कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा दो कंस्ट्रक्ट के बीच में। एंड एक ऐसा प्रेपोजिशन जो टेस्टेबल हो, जिसको टेस्ट किया जा सकता हो, उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस वो कोई भी प्रेपोजिशन है जो टेस्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, इन रीजन विद मोर एम्प्लॉयबिलिटी पीपल रिपोर्ट मोर लेवल ऑफ ट्रस्ट इन जस्टिस। ये हमारा एक हाइपोथेसिस है कि ऐसी जगह जहां पर ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी है, वहां लोगों को ज्यादा ट्रस्ट है जस्टिस में। इसको मेजर कर सकते हैं कि एक जगह, फॉर एग्जांपल किसी और कंट्री ए में पहले एस्टेब्लिश हो चुका है ये चीज कि अगर एम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा है तो परसेप्शन टुवर्ड्स जस्टिस भी ज्यादा है या हायर है। इसको हम टेस्ट कर सकते हैं हमारे केस में कि लोग क्यों मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनका परसेप्शन टुवर्ड्स जस्टिस कम है। क्यों कम है? क्योंकि उनको एम्प्लॉयबिलिटी नहीं मिल रही है। तो यह हाइपोथेसिस टेस्ट हो गई कि लोअर द लेवल ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी लेसर द परसेप्शन टुवर्ड्स जस्टिस। जब इतना सब कर लेगा कोई भी थ्योरिस्ट, कोई भी थिंकर, सबसे पहले एक आइडिया होगा उसके दिमाग में। आइडिया क्रिएट होता है एनवायरनमेंट से। आपके सराउंडिंग में जो कुछ हो रहा है वहां से एक आइडिया क्रिएट होगा, या आपने कुछ पढ़ा है तो उससे एक आइडिया क्रिएट होगा। आइडिया क्रिएट होते हैं ऑब्जर्वेशन से, रीडिंग से, और उस आइडिया को एक जनरलाइज्ड आइडिया बनाता है कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट को मेजर करने के लिए थ्योरिस्ट कंस्ट्रक्ट डिजाइन करता है जिन्हें मेजर किया जा सकता है। जस्टिस, सोशल जस्टिस, उस कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। वेरिएबल पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक परसेप्शन वेरिएबल को चेक करने के लिए यूनिट ऑफ एनालिसिस का यूज करते हैं। इंडिविजुअल, ग्रुप, सोसाइटी, स्टेट, लॉ, etc etc। जब हम यूनिट ऑफ एनालिसिस तक पहुंचते हैं, देन वी डिसाइड कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन आर डिफरेंट कंस्ट्रक्ट, और वो कनेक्शन कहलाता है प्रेपोजिशन। और अगर वो प्रेपोजिशन टेस्टेबल है तो वो हाइपोथेसिस कहलाएगा। इतना सब करने के बाद जब आप कॉन्सेप्ट ए और कॉन्सेप्ट बी के बीच में कनेक्शन बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट ए और कंस्ट्रक्ट बी के बीच में कनेक्शन बनाएंगे, उस कनेक्शन से हो सकता है आपके कॉन्स्ट्रक्ट
की वेरीफाइबिलिटी ना निकले तो आप अगेन एक कॉन्स्ट्रक्ट बनाएंगे। आपको पब्लिक परसेप्शन चेक करना है। आप कैसे पब्लिक परसेप्शन चेक करेंगे? तो इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। आपने एक तरीका निकाला, 2 निकाला, 3 निकाला, आप यूनिट ऑफ एनालिसिस चेंज करोगे, आप अपने वेरिएबल्स को चेंज करोगे अगर आपको सोशल जस्टिस निकालना है तो। और ये सबका एक स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनेशन तैयार होगा कि क्यों, वाई ऑल दीज थिंग्स हैपन, क्यों ऐसा हुआ। एंड दैट क्यों, दैट वाई इज नोन एज थ्योरी। उस वाई को हम कहते हैं थ्योरी। अब जो निकल कर आएगा उसे ही हम कहेंगे थ्योरी। एंड द होल प्रोसेस फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू दैट थ्योरी बिल्डिंग इज नोन एज थ्योराइजिंग। अ थ्योरी इज अ स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ एंड वाई थिंग्स हैपन। मैंने देखने की कोशिश की कि क्यों सोसाइटी में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्योंकि अनएम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा है। अनएम्प्लॉयबिलिटी ज्यादा होने से लोगों ने सोशल मूवमेंट किया, प्रोटेस्ट किया। लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? लोग जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। अब मैं जस्टिस को थ्योराइज कर रहा हूं, थ्योराइजिंग एज अ फेयरनेस, जो जॉन रॉल्स ने करा। सेम चीज जॉन रॉल्स अपनी थ्योरी में करते हैं जब वो देते हैं थ्योरी ऑफ फेयरनेस, थ्योरी ऑफ जस्टिस, कि उनके सामने बहुत सारे सोशल मूवमेंट हो रहे हैं और बहुत सारे सोशल मूवमेंट को देखकर, उस समय ब्लैक राइट्स मूवमेंट भी हो रहे थे यूएसए में। जॉन रॉल्स देखते हैं कि सोशल मूवमेंट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोगों के मन में सवाल है, लोगों को फील हो रहा है कि फेयरनेस नहीं आ पा रहा। और जब जॉन रॉल्स को लगता है कि फेयरनेस नहीं आ पा रहा तो प्रॉब्लम है जस्टिस की। तो जस्टिस एक कॉन्सेप्ट होता है। फिर वो एक कंस्ट्रक्ट तैयार करते हैं सोशल जस्टिस का। उसमें वेरिएबल लेते हैं पब्लिक परसेप्शन का। पब्लिक परसेप्शन को यूनिट ऑफ एनालिसिस के लिए वो इंडिविजुअल को उठाते हैं और इंडिविजुअल को उठाकर वो रिलेशन बनाते हैं डिफरेंट कंस्ट्रक्ट में, और उस प्रपोजिशन को एक्सप्लेन करते हुए उस सिचुएशन के बारे में बताते हैं कि व्हाई ऑल दीज थिंग्स हैपन, क्यों लोगों को लग रहा है कि फेयरनेस नहीं हो पा रहा। उसी चीज का एक्सप्लेनेशन बना थ्योरी ऑफ जस्टिस बाय जॉन रॉल्स। Theory basically help us to interpret, help us to predict or critique the real world events or the system. बट इसके बाद क्या हुआ? जब थ्योरी दिया तो जॉन रॉल्स ने कुछ प्रपोज भी करा। क्या प्रपोज किया? वेल ऑफ इग्नोरेंस। उन्होंने कहा कि अगर हम इंडिविजुअल को उठाएं और ऐसी जगह ले जाएं जहां वो अपने बारे में सब कुछ भूल जाए, बस इतना पता है कि वो एक सोसाइटी का पार्ट है, तो शायद वो कुछ ऐसे डिसीजन ले पाए कि वो जस्टफुल हो। तो उन्होंने क्या किया? प्रिडिक्ट किया। उन्होंने एक फिनोमेना को एक्सप्लेन करके प्रिडिक्शन की कि जस्टिस क्या हो सकता है। रियल वर्ल्ड इवेंट को समझ के उन्होंने उसको प्रिडिक्ट किया कि जस्टिस क्या हो सकता है, व्हाट इट कैन बी। सो थ्योराइजिंग इज अ प्रोसेस फ्रॉम concepts to theory, and theory is a structured explanation of how and why all the things in the real world happen. I think theorizing term का मतलब आज आपको समझ आया होगा। थ्योराइजिंग पॉलिटिकल में हमें समझना है कि पॉलिटिकल को हम कैसे थ्योराइज कर रहे हैं। पॉलिटिकल क्या है? इट इज अ कॉन्सेप्ट। क्या पॉलिटिकल टर्म एक ह्यूमन बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है? इन्हीं सारे सवालों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस की ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल द पब्लिक स्फीयर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। और जहां पर भी पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट यूज होता है वहां आपको ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।